घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है, जिन सवालों के जवाब दिए हैं, उसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में न्यूज़ रूम में तमाम मेहमान मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस समर्थक और indianggovernment.com के जो संपादक हैं तहसीन पूनावाला वो मौजूद हैं आपकी जगह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया था संघ को लेकर कि वो संघ से जुड़े रहे हैं, क्या संघ की छाप उनकी सरकार पर भी दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी का कहना है कि सिर्फ संविधान के मुताबिक ही चलेगी उनकी सरकार। आपका बचपन से जुड़ाव है आरएसएस के साथ, जाहिर है आपकी सोच पर, आपके जो क्रियाकलाप हैं उस पर आरएसएस की छाप होगी। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, उस पर भी संघ की छाप होगी क्या? पहली बात है, मुझे सरकार चलानी है। सरकार चलती है संविधान के तहत, और मैं मानता हूं सरकार का एक ही रिलीजन होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार की एक ही होली बुक होती है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आलोक मेहता जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। सरकार संविधान के मुताबिक चलेगी और संघ की छाप अलग। देखिए, चूंकि संघ ने तय किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, अब जब सरकार बनी, कल्याण सिंह भी संविधान की शपथ लेकर बने थे और बाबरी मस्जिद न गिराई जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी न संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और बाबरी मस्जिद गिराई गई। अब तोगड़िया जी हो सकता है काशी मथुरा की तरफ प्रयाण करेंगे, तब संविधान का कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे लोग तो पाकिस्तान चले जाएंगे। इसलिए ये सब बातें मोदी जी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बनने के बाद तो संविधान वो तो मानेंगे, लेकिन उनके साथ के लोगों पर वो कहेंगे अभी हम जांच कराएंगे, अभी रिपोर्ट आएगी, अभी किस पर कार्रवाई होगी। यदि हत्याकांड में जो शामिल थे गुजरात में, उन पे कार्रवाई अभी तक अदालतों में ही कहीं भटक रहा है। ठीक है, लेकिन हम अगर पूरे इंटरव्यू की भी बात करें तो आपको इस पूरे इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी का जवाब आया, उनके जो सवालों के जवाब उन्होंने दिए, वो कैसे लगे? देखिए, पहली बात तो जो आलोक जी ने कहा, मैं कहूँगा यही बात ठीक लाल कृष्ण आडवाणी ने कही थी जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस के लिए विचारधारा की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब गवर्नेंस करना है, सरकार चलानी है, तो हम विचारधारा पर नहीं चलते उसके लिए। तो ये कोई अपने आप में नई बात नहीं। उन्होंने कल्याण सिंह का उदाहरण दिया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए इससे ये देखिए, इस देश में संविधान का उल्लंघन उन्हीं सरकारों ने किया है जो संविधान के तहत शपथ लेके आई थी। आपको लगता है आरएसएस की छाप होगी, कुछ भी कहें नरेंद्र? 1984 का जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, वो उस सरकार के तहत हुआ जो संविधान का शपथ लेके बैठी हुई थी। गुजरात में मोदी के कार्यकाल में जो हुआ वो उस सरकार के तहत हुआ। कल्याण सिंह वो भी संविधान की शपथ लेके बैठी हुई थी। इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस इंटरव्यू से एक बात निकल के सामने आती है, मोदी को पूरा यकीन हो गया है कि वो सरकार में आने वाले हैं और अच्छे खासे बहुमत से आने वाले हैं। इसी तरह मीडिया को भी यकीन हो गया है कि यही सरकार में आने वाले हैं और यही सरकार चलाएंगे। इसीलिए सारे सवाल इसी अंदाज में पूछे जाते हैं कि अब आप भविष्य में शासन इस देश का कैसे करेंगे, और वो उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी भी जुड़ गई हैं बीजेपी से। मीनाक्षी से सवाल लेते हैं। मीनाक्षी, आपने सुनी प्रतिक्रियाएं, नरेंद्र मोदी ने जो कहा संघ को लेकर कि संविधान के मुताबिक चलेगा, लेकिन आपने सुना आलोक मेहता जी को, अभय दुबे जी को, उनका ये कहना कि ये सिर्फ कहने की बात है, विचारधारा तो वही है, तो विचारधारा का असर तो होगा। देखिए, विचारधारा तो देश को चलाने की भारत का संविधान जो है वो तय करता है, लेकिन बावजूद उसके हजारों लाखों इस देश में कांग्रेस शासन के दौरान दंगे हुए, तमाम तरीके से भारत को लूटा गया, और उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। और कहीं ना कहीं आज जब एक नरेंद्र मोदी जैसा स्पष्ट व्यक्ति भारत की बागडोर संभालने को तैयार है, और वो समय अनुसार, आज समय कह रहा है कि आज समय की मांग है कि वो भारत का नेतृत्व करें, और भारत के नेतृत्व में जो खामियां अब तक रही उनको सुधारा जाए, क्योंकि अभी भी समय है हम इतिहास में अपना स्थान प्राप्त करें। तो वो वही कोशिश कर रहे हैं। बावजूद जो भी खींचातानी किसी भी राजनीति में रहे, उस व्यक्ति का नेतृत्व स्पष्ट है, उस पर बात होनी चाहिए। नेतृत्व स्पष्ट है, उसी पर बात होनी चाहिए। और दंगे और ये सब तो कांग्रेस के राज में भी हुए।
कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए और कांग्रेस के राज में काश जो 84 के दंगे की बात करते हैं मीनाक्षी जी को याद दिला दे। यहाँ पे सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। अडवाणी जी ने जो आरएसएस की भूमिका थी 84 के दंगों में, सिख दंगों में जो आरएसएस की भूमिका थी, वो सारी फाइलें अडवाणी जी ने बंद कराई गृह मंत्री के रहते, जिन्होंने उसी संविधान की शपथ ली थी। मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनको मैं आपके चैलेंज में कल से मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ और एक चैलेंज देता हूँ। मैं कह रहा हूं और कांग्रेस कहती है जो भी कम्युनल बातें हैं वो गलत है, उसका खंडन करना चाहिए, चाहे कांग्रेस कुछ करे या ना करे, खंडन करती है। मैं मीनाक्षी जी को चैलेंज देता हूं आपके चैनल पे, गोलवलकर जी के को खंडन करे, आरएसएस का खंडन करे। यही गोलवलकर है, यहाँ पे सारे इतिहास, सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा है। गोलवलकर साहब ने अपनी किताबों में लिखा है कि मुसलमानों का वही हाल होना चाहिए जो ज्यूस का हाल हुआ है हिटलर के तहत। गोलवलकर साहब ने कहा है कि हम भारत के संविधान में नहीं मानते। गोलवलकर साहब ने कहा चुनौती तो आपने पहले भी सुन चुकी है वो। हाँ, सुन चुके और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वो केवल गोलवलकर साहब का खंडन करते हैं। मैं इनको ठीक है जी मीनाक्षी, हाँ मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ। बोलिए। मैं ऐसी हर विचार का खंडन करती हूँ जो तहसीन साहब कह रहे हैं, और तहसीन साहब जो भ्रमित राजनीति कर रहे हैं वो सबके सामने। वो किताब का नाम बताएं, पेज नंबर बताएं अभी इसी वक्त, और इस तरीके का झूठ और मक्कारी की राजनीति बंद करें। इनसे पूछिए मुरादाबाद के दंगे किसने करवाए थे, ईदगाह के अंदर कौन घुसा था। मैं जवाब देना चाहता हूं। मगर ये अधिकार किसी को नहीं है और ये भूल जाते हैं। अरे भूल जाइए, जवाब आप। गोलवलकर साहब की किताब वी आर नेशनहुड डिफाइंड, एक सेकेंड, गोलवलकर साहब की, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। गोलवलकर साहब की किताब वी आर नेशन डिफाइंड, इसमें उसने लिखा जूस को मुसलमान की तरह ट्रीट करना चाहिए, मुसलमान को जूस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और गोलवलकर साहब की किताब द बंच ऑफ थॉट्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इस देश के इंटरनल थ्रेट है। मैं इनको किताब का नाम दिया, अब मैं बताया कि ये बात सच है या नहीं है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उनका कह रहा है कि झूठ है, लेकिन अभी हम चर्चा, झूठ है, ये झूठ है। और अगर किसी का हनन झूठ वाला हुआ है तो वो हिंदू है। लेकिन आप इतिहास उठाइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू। देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन गोलवलकर के जमाने से अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समर नीति है उसमें बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। अब वो जो हिंदुत्व वाला विचार था, जो सांप्रदायिकता का विचार था, वो बहुसंख्यक विवाद में बदल गया है और उसने लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी जगह बना ली है। वो बिल्कुल अलग तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, उस पर नए तरीके से सोचना होगा। कमर, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को आपको क्या लगा, कौन से सवाल का जवाब देना उन्हें सबसे मुश्किल पड़ा? देखिए, कई सवाल थे, बहुत से सवालों को उन्हीं ने जवाब नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा का एक सवाल था, फिर उसके अलावा इकोनॉमिक नीति पे उन्हीं ने खुल के जवाब नहीं दिया, स्टेट के एग्जाम्पल दिए। ये अब जब प्रधानमंत्री अगर वो बनने जा रहे हैं, जैसा उसका दावा वो कर रहे हैं, तो इसमें देखिए स्टेट का कोई मतलब नहीं होता। सेंटर स्टेट रिलेशन अलग होती हैं, बहुत सी स्टेट होते हैं, स्टेट का एक्सपीरियंस ज़रूर अच्छा होता है, लेकिन ये कि जब आप स्टेट सेंटर में बैठते हैं तो आपकी दूसरी भूमिका होती है, आपको मिलजुल के काम करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी अपने को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब देखना ये क्या वो कंप्रोमाइज़ कर पाते हैं अगर प्रधानमंत्री बनते हैं। और दूसरी बात ये कि उनका एक लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़ाव रहा है, उसको कर पाएंगे क्या वो नहीं। मैं एक चीज़ और कहना चाहें, क्या वो अटल बिहारी की तरह एक उदारवादी, एक बड़ी शख्सियत बन के अपने ढाल पाएंगे? सुमेरा, मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं ये अंदाज़ा कर रहा था कि नरेंद्र मोदी को कम से कम जितने घोटाले हुए हैं, चाहे 2G का हो, जो नहीं कहा जा रहा है फेक करेंसी का हो, या ये जो 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ आधार कार्ड का, इस तरीके के कोल घोटाला है, इन सब के ऊपर उनको एक साफ नज़रिया देश के सामने रखना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, आर्थिक नीतियों में कहाँ पर वो कांग्रेस से भिन्न है, या वो कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को और अच्छी तरह लागू करना चाहते हैं। लग ये रहा है कि अच्छी तरह लागू करना चाह रहे हैं। जिन नीतियों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद बढ़ाया, उन्हीं को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब हम ये कैसे माने कि देश हमारा इन समस्याओं से उभर पाएगा? 2, जितने भी लोग हैं राजनीति में, ये इंटरव्यू ये बताता है, और जितने भी इंटरव्यू आए ये बताता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सह अस्तित्व का वक्त आने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी और कांग्रेस दोनों सह, तुम भी जियो हम भी जिए, इस सिद्धांत पे चलने वाले। ठीक है, हमारे साथ एनसीपी से नरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। नरेंद्र वर्मा जी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, संघ की छाया भी नहीं होगी, राहुल गांधी से भी समर्थन लेंगे अगर वो नेता विपक्ष बनेंगे, अमेठी में जीत जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि बदल रहे हैं?
सुमेरा जी, सबसे पहले मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया उससे हिटलर शाही के दर्शन इस देश ने एक बार फिर किया और हिटलर शाही की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी ने विकास पे बात की। विकास, मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अगर विकास गुजरात में इतना हुआ है तो आज आपका विकास दर 9% पे क्यों हो, जबकि वहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर वो माधव सिंह सोलंकी हो, चिमन भाई पटेल हो या फिर छबील दास मेहता हो, 16 से 17% का किस बात से आपको लगा? हाँ, हिटलर शाही का, क्योंकि आपके तीन पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे और समय समय पे जब भी 2002 का प्रश्न गोधरा का उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, दस्तावेज चेक कर लीजिए, 2007 तक मुझे जो कहना था मैंने आप क्या कहा। नरेंद्र कह रहे हैं कि हिटलर शाही का सबूत मिला, 2002 पर बात नहीं करी नरेंद्र मोदी ने। तो मेरा ये आरोप नरेंद्र जी का, ये जो नरेंद्र जी बैठे हैं इनसे कहिए कि महाराष्ट्र में जब 92 के दंगे हुए तो किसकी सरकार थी, और लगातार महाराष्ट्र में पिछले साल जितने दंगे हुए किसकी सरकार थी, पवार जी का खुद का क्या रोल रहा, और कांग्रेस की सरकारों में जब जब दंगे हो रहे थे तो एनसी का चुल्लू भर पानी में डूब के मरे नहीं ये लोग। जिस तरीके की ये लोग आज वैश्यानी बातें करते हैं, ये लोगों को शर्म नहीं आती, अपने कार्यकाल को देखें। और इस तरीके की बहकाने वाली बातें आज चुनाव के समय पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करे मीनाक्षी लेगी, चुल्लू भर पानी में मरो, इस तरह का यही है हिटलर शाही, यही हिटलर शाही। और इनको बता दूं, महाराष्ट्र में दंगे करने वाले बाल ठाकरे थे जिनका समर्थन ले रहे हैं, आज भी महाराष्ट्र में दंगे करते हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना। और मीनाक्षी जी ये बता दें कि क्या माफ कीजिएगा समय, क्या मीनाक्षी जी शिवसेना और एमएनएस का सपोर्ट नहीं लेगी जो उत्तर प्रदेश? ठीक है हमारे पास इतना ही समय। माफ कीजिएगा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।